हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सह आचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं अपने लेक्चर में आपसे बात करने जा रहा हूं मार्क्स के बारे में और मार्क्स के चिंतन के बारे में। मार्क्स का जो सामान्य दर्शन है उसमें वो सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करता है। मार्क्स का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था के विषय में उसके विचार आदर्शवाद के विपरीत हैं। उसकी मान्यता है कि आध्यात्मिक आधार पर विकास की व्याख्या करने पर उसकी सही स्थिति प्रकट नहीं होती है। उसकी सही व्याख्या केवल भौतिक आधार पर ही की जा सकती है। समाज के इतिहास के विकास की दशाओं का निर्धारण भौतिक अवस्थाओं के आधार पर होता है। मार्क्स का ये विचार है कि राज्य का रूप सबकी आत्मोन्नति के साधन नहीं होता, वो केवल किसी वर्ग विशेष के हितों के साधने का साधन मात्र होता है, और वो वर्ग है जिसके हाथ में भौतिक शक्ति होती है या जिसके हाथ में पूंजी होती है। मार्क्स अपने समझ चिंतन में भौतिकतावाद को सबसे अधिक महत्व देता है। भौतिकतावाद के विषय पर बात करते हुए मार्क्स का कहना है कि विश्व की उत्पत्ति और उसके विकास के मूल में मानव चेतना जैसा कोई तत्व नहीं है। विश्व के मूल में परम तत्व पदार्थ है। विश्व की प्रकृति आध्यात्मिक ना होकर केवल भौतिक है। विश्व का विकास पदार्थ की गति के नियमों के अनुसार होता है। आध्यात्मिकतावाद और आदर्शवादियों की मान्यता मार्क्स के अनुसार सही नहीं है। पदार्थ की एक निश्चित स्वतंत्र सत्ता है। दूसरे शब्दों में, जगत में जो कुछ भौतिक है वही प्रमुख है, और जो मानव चेतना है वो इस पदार्थ से ही उत्पन्न हुई है। मार्क्स की मान्यता है विश्व के विकास के नियम का सही ज्ञान केवल अनुभव के द्वारा ही किया जा सकता है। साथ ही मार्क्स का मानना है कि विश्व में ऐसी कोई वस्तु अथवा नियम नहीं है जिसे मनुष्य के द्वारा जाना ना जा सके। मार्क्स के भौतिकतावाद के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, विश्व की उत्पत्ति व उसके विकास के मूल में पदार्थ मूल तत्व है। दूसरा, विश्व में जो चेतन एवं विचार तत्व है उसकी उत्पत्ति भी जड़ पदार्थ से हुई है। तीसरा, अनुभव और प्रयोग के द्वारा विश्व और उसके नियमों का सही प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मार्क्स के चिंतन में जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वो है द्वंद्ववाद। इस संदर्भ में स्पष्ट करते हुए मार्क्स का कहना है कि विश्व का मूल आधार पदार्थ है और उसका विकास भौतिक आधार पर ही होता है। मार्क्स का मानना है कि विश्व की प्रकृति द्वंद्वात्मक है तथा उसका विकास भी द्वंद्वात्मक ढंग से ही होता है। विश्व तथा उसकी प्रत्येक वस्तु में यह द्वंद्व अथवा टकराव निश्चित रूप से विद्यमान है। मार्क्स का मानना है कि विश्व तथा उसकी प्रत्येक वस्तु में यह द्वंद्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। द्वंद्व के फलस्वरूप विश्व तथा उसकी समस्त वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। द्वंद्ववाद को ही स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने आगे कहा है कि विश्व का स्वरूप एक अवयव के रूप में है
मार्क्स के अनुसार विश्व एक अवयव है जिसके सभी अंग वे उसकी सभी वस्तुएं परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं और ये सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होती हैं। मार्क्स के द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व तथा उसकी प्रत्येक वस्तु निरंतर गतिमान है। कोई वस्तु कभी भी स्थिरता या अपरिवर्तनशीलता की स्थिति में नहीं रहती है। विश्व के विकास की व्याख्या करने में हमें उसकी उस गतिशीलता को ध्यान में रखना है। द्वंद्वात्मक पद्धति इस प्रकार विकासोन्मुख वस्तुओं की प्रवृत्तियों पर अधिक बल देता है। मार्क्स का मानना है कि द्वंद्ववाद की इस प्रक्रिया में विश्व में जो परिवर्तन होते हैं वो केवल उसके स्वरूप के संबंध में ही नहीं होते, बल्कि ये परिवर्तन गुणात्मक भी हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में वस्तु की बिल्कुल काया पलट भी सकती है। विश्व में इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं ये जटिलता की ओर होते हैं। मार्क्स के द्वंद्ववाद की ये मान्यता है कि विश्व में होने वाले परिवर्तन की सरलता की स्थिति से जटिलता की स्थिति की ओर जाने की प्रक्रिया निश्चित है। द्वंद्ववाद के अनुसार परिमाणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में स्थिति ऐसी भी आती है जिसके कारण वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन भी हो जाता है और उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। द्वंद्ववाद का एक अन्य नियम ये भी है कि विश्व में जो परिवर्तन होते हैं वे किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं होते, बल्कि ये कभी आकस्मिक या फिर क्रांतिकारी ढंग से भी हो सकते हैं। द्वंद्व का अर्थ संघर्ष से है। विश्व व उसकी प्रत्येक वस्तु में द्वंद्व अर्थात संघर्ष या टकराव की यह प्रक्रिया इस प्रकार चलती है कि उसमें निषेध का भी निषेध उत्पन्न हो जाता है। मार्क्स के इस विचार का स्रोत जर्मन दार्शनिक हीगल का दर्शन है, परंतु हीगल एक विचारवादी अर्थात आदर्शवादी है, जबकि मार्क्स का संपूर्ण चिंतन भौतिकतावादी है। यही कारण है कि हीगल का स्वरूप अगर आध्यात्मिक है तो मार्क्स का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक है। मार्क्स ने इसीलिए कहा है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने कुछ नहीं किया, केवल उसे उसके पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह ठीक है कि इस संदर्भ में हीगल और मार्क्स के विचार एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु इसके बावजूद विकास की प्रक्रिया के संबंध में दोनों को की ही द्वंद्ववादी मान्यताएं लगभग एक सी हैं। हीगल की ही भांति मार्क्स की भी यह मान्यता है कि द्वंद्ववाद 3 स्तरों के द्वारा होता है और ये 3 स्तर हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद, जिसे अंग्रेजी में हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहते हैं। दोनों का मानना है कि विश्व की सभी वस्तुओं का विकास पूर्णतः इसी प्रकार हुआ है। विश्व की सभी वस्तु व दृश्य में भावात्मक और परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। इन तत्वों में जब संघर्ष होता है, इसके फलस्वरूप वस्तु या दृश्य में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विरोधी तत्व प्रतिवाद को जन्म देते हैं और दोनों के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न स्थिति
संवाद की स्थिति को जन्म देती है। दोनों का ही मानना है कि इस प्रकार से उत्पन्न संवाद की यह स्थिति भी कोई अंतिम स्थिति नहीं है। हीगल की भांति मार्क्स का भी ये मानना है कि विकास की यह प्रक्रिया कहीं भी रुकती नहीं है, थमती नहीं है। संवाद की स्थिति में विरोधी तत्व जब उत्पन्न हो जाते हैं तो ये संवाद की स्थिति स्वयं वाद की स्थिति बन जाती है और इसी प्रकार आगे यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस आधार पर मार्क्स के द्वंद्ववाद के विषय में ये कहा जा सकता है कि उसका द्वंद्ववाद निषेध का निषेध है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सारांश ये है कि विश्व में मूल तत्व पदार्थ है और यही सभी परिवर्तनों का निर्णायक तत्व है। परंतु मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत से सभी लोग सहमत नहीं हैं और आलोचकों का कहना है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं हो सकता, उनके अन्य पहलू भी मौजूद हैं और उनका भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन लोगों ने ये भी माना है कि द्वंद्ववाद जो मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया वो व्यवहारिक धरातल पर भ्रामक है और हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद नहीं करता। इसके अलावा उन लोगों का विरोध इसलिए भी है कि मार्क्स अपने चिंतन में केवल शक्ति को महत्व देता है जो कि अपने आप में अनुचित है।